क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2025 का विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्लास 10 यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको 20/20 जो आपके विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न है, उस बहुविकल्पीय प्रश्न को 20 में 20 सही करवाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो विज्ञान का पेपर होता है उसमें देखिए, यहाँ अनुक्रमांक लिखना, यहाँ नाम, और इसमें कुछ निर्देश दिए होंगे। निर्देश में लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र को दो खंड आ तथा बा में विभाजित किया गया है, और खंड आ में 1 से 20 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनको एमआर उत्तर पत्र में देना होता है। बाकी सबको आपको कॉपी में लिख कर देना है। तो ये पूरा आपका निर्देश लिखा होता है। 15 मिनट आपको निर्देश के लिए मिलेंगे, जिसको आप पढ़ के समझ लेना। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो ओएमआर में देना है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड आ, खंड आ का उपभाग 1। तो खंड आ में उपभाग 1 है। ये आपके इसमें भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। ये भौतिक विज्ञान के हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इसका पहला प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है, एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है और एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु और उसके बीच के प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या होगी। देखो, उत्तल लेंस में क्या है कि वस्तु, क्या इसमें कहा गया है कि वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर है। और ये कौन सी कंडीशन होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा होता है। तो वक्रता केंद्र के कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा होगा तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर बनेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता केंद्र कितना होगा भाई, 20 सेंटीमीटर होगा, यानी कि फोकस दूरी का 2 गुना होगा। आपको पता है फॉर्मूले से R = 2F होगा। तो यहाँ से इस लॉजिक से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और पहले का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कुछ दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का बना होता है और इसका जो बल्गिंग फेस है, यानी उभरा हुआ फेस है, इस फेस पर हम पॉलिश कर देते हैं और ये इस प्रकार है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आप प्रतिबिंब कहीं पे रखोगे। अगर अनंत पे रखा है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। लेकिन अनंत के अलावा आप वस्तु को कहीं भी रखो, पोल यानी कि ध्रुव से और अनंत के बीच में वस्तु को कहीं भी रखोगे, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, M = होता है HI/HO। HI/H यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट यानी कि आपकी प्रतिबिंब की लंबाई बटे आपका वस्तु की लंबाई। तो देखिए, इसका जो आवर्धन आएगा हमेशा, प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा वस्तु से छोटी होगी, यानी HI की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी HO इज ग्रेटर देन HI। तो आवर्धन क्या होगा, आवर्धन हमेशा 1 से कम आएगा। बिल्कुल बहुत लॉजिकल प्रश्न है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से इसको समझेंगे। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तीसरा प्रश्न है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता होगी। अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस, दो प्रकार के लेंस होते हैं। अपसारी लेंस क्या करते हैं, किरण को फैलाते हैं, और अभिसारी लेंस क्या करते हैं, अब किरण को एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, एक बिंदु पर फोकस करते हैं। अभिसारी, अपसारी मतलब कि वो फैला रहे हैं। तो अब देखिए, आपको पता है कि जो अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस आपका उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस हमेशा किसी भी वस्तु का एक जगह पे फोकस करेगा। अनंत से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर फोकस करेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो आपका क्षमता, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/F। P = 1/F, ये मीटर में होता है ये फॉर्मूला। इसी को अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे
तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन का एफ, ये फॉर्मूला सेंटीमीटर में है, चूँकि फोकस दूरी यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखी है तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन का एफ, और एफ की वैल्यू कितनी है भाई, एफ की वैल्यू 20 है, तो 20 पंचे 100 यानी कि 5। अब आपको पता है कि जो अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस है तो इसका फोकस पॉजिटिव होता है, तो +5 डायोप्टर आ जाएगा इसका उत्तर। बिल्कुल तीसरे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है, और ये भी प्रश्न आपका ऑप्टिक्स से आया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है, तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा। बिल्कुल जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी विचलन उसी का कम होगा। तो आपको पता है विवग्योर, ये श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं, VIBGYOR, बैनी आह पिनाला, यहाँ से आ सकते हैं बैनी आह पिनाला, इसको याद रखेंगे। बै से बैगनी, नी से नीला, ठीक है, नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ठीक है, और ना से नीला और ला से लाल। तो ये 7 कलर हैं विवग्योर, जिसमें से लाल रंग क्या होता है, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से इसका विचलन कम होगा। चौथे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे पांचवा प्रश्न दे रखा है, ये भी न्यूमेरिकल है। किसी पदार्थ की एल लंबाई एल लंबाई तथा ए परिच्छेद क्षेत्रफल के ताल का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल 1/2 है, तो उसका प्रतिरोध होगा। तो देखिए R1 की वैल्यू दे रखी है, R1 इक्वल टू 4 ओम, और इक्वल टू इन्होंने दे दिया है L यानी रो L अपॉन का A, ये वैल्यू दे रखी है। तो बच्चों R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो और L की जगह अब ये 2L हो गया, उन्होंने A की जगह A/2 कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो रो 4L अपॉन का A, इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 रो L अपॉन का A, और रो L अपॉन A की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4 है। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 4 यानी कि 4 चौक 16 ओम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। यहाँ पे छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है। कौन सा परिपथ विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P = VI, और यहाँ पे अगर हम V को चेंज कर लें, V = क्या होता है भाई, V = यहाँ से V = IR होता है, तो V = IR रख देंगे तो I²R, और अगर I = V/R रख देंगे तो V²/R। तो ये फॉर्मूला सब सेम है। यहाँ पे देख पा रहे हैं I²R भी सही है, P = VI भी सही है, V²/R सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला सी वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है, देख पाएंगे 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा r के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये धारावाही चालक है, इससे जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र v की वैल्यू घटती जाएगी। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक के बढ़ाने पे दूसरी चीज़ घट रही है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति है, 8वां प्रश्न, तो अम्लीय है। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है, तो फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3.10H2O, ये फॉर्मूला होता है धावन सोडा का, और इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, 10 सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन धातु है, तो बिल्कुल हीलियम क्या है, एक अधातु है। हीलियम क्या है, एक अधातु है, धातुओं में नहीं आता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाएंगे क्या है, प्रश्न संख्या 6, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है, धातु सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ये बात गलत है, यानी ये गलत है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यही सत्य नहीं है। बाकी धातु आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन तैरने की प्रवृत्ति है, चालकता का गुण होता है, सब बात सही है धातुओं के लिए। अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न।
तो बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करने पर क्या बनाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करके जिप्सम बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एथेनॉल को सोडियम से क्रिया कराने पे क्या बनाता है। सोडियम एसीटेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है मानव में लिंग गुणसूत्रों का भी यहाँ पे बायो के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। और 14वां प्रश्न है मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 23 जोड़ी होती है। यहाँ पे जोड़ी लिखना चाहिए था, वैसे तो 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी हम 23 जोड़ी कर सकते हैं। तो जोड़ी का मतलब वो 46 हो जाएंगे। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खास स्रोत को विघटन को क्या कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है। तो अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सोचने या समझने की थिंकिंग होती है और अग्र मस्तिष्क के द्वारा हम सोचते हैं, थिंकिंग कर पाते हैं। निम्नलिखित पौधों में से निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है। तो एक लिंगी किसका होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पपीता का होता है। एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बन पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है। तो 10% जाती है। और ये किसने दिया था। ये लैंडमैन का नियम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसका नियम है। लैंडमैन का नियम है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन्स नहीं है। तो देखिए ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये सब पादप हार्मोन्स है, लेकिन सी वाला क्या है, ये पादप हार्मोन्स नहीं है। एस्ट्रोजन ये क्या है भी, एक सेक्स हार्मोन्स है। तो बिल्कुल यहाँ पे साथियों मैंने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही प्रिपेयर कराए हैं और ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार।